हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी बिजनेस स्टडीज़ एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। उसका कौन सा टॉपिक? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हम ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझा था एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के क्या स्टेप्स हैं उनको अच्छे से समझा था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप वही देखिए ताकि आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब एंड उसकी प्रोसेस के बारे में अच्छे से समझ आ जाए। एंड वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना एंड देन फिर आना इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पर। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एंटरप्राइज में, एक बिजनेस फर्म में क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है एक बिजनेस में, ये हम यहाँ पर आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोला जा रहा है द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस देके रखी है, वो भी कुछ पॉइंट्स में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू क्या हो जाता है? ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे होंगे उनके अंदर एक स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, मतलब अपने काम में वो माहिर हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? और ऐसा क्यों होता है वो हम देख लेते हैं। The process of organizing leads to a systematic allocation of jobs among the workforce। आपको अच्छे से पता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड कर लिया कि ये काम करना है देन उस काम को करने के लिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? जॉब्स। मतलब सबके लिए एक जॉब डिसाइड करते हैं। ठीक है, आया समझ में? उसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। एक बड़ा सा काम है जो हमें मिलकर पूरा करना है लेकिन अकेला कोई इंसान उसे पूरा नहीं कर पाएगा तो उस वर्क को डिवाइड करना होगा जिसे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, Such division of work reduces the workload and increases the productivity। बोला जा रहा है अगर हम ऐसे काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो उससे क्या होता है? वर्कलोड भी कम होता है एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, repetitive performance of a particular work also leads to specialization। अब बोला जा रहा है ये पूरा काम है, ये पूरा काम है, अब इसको हमने क्या किया है? इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है एंड हर एक को नाम दे दिया जॉब। ठीक है, मतलब ये जॉब नंबर 1 है, ये जॉब नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब टोटल हमने हमारी कंपनी में 8 जॉब्स डिसाइड करी। ठीक है, आया समझ में? अब हमने बोला कि ये जो ए नाम का लड़का है ये वाली जॉब करेगा, जो बी नाम का लड़का है वो ये वाली करेगा, जो सी नाम का लड़का है ये वाली करेगा। ठीक है, ऐसे हमने डिसाइड कर लिया। अब जो ए नाम का लड़का है वो अपनी बताई गई जॉब ही करेगा और किसी की तो करेगा नहीं। तो जब वो बार बार उसी जॉब को करता रहेगा 1 साल तक, 2 साल तक, या जितने भी टाइम वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रहता है तो उस काम में वो एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, ठीक है, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना। क्या काम है? यहां पर मैं लिख देती हूं, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना। जैसे कि जिस चैनल से आप पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है? उसका नाम है टीच टेक कॉमर्स। टीच टेक कॉमर्स। तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि टीच टेक कॉमर्स क्या है? टीच टेक कॉमर्स एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, जिसका काम क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये वर्क है। अब इस वर्क को सिर्फ और सिर्फ कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता, तो टीच टेक कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? अलग अलग फैकल्टीज को हायर करना स्टार्ट किया। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जॉब पोजीशन डिसाइड करी कि हमें क्या चाहिए? हमें एक बिजनेस स्टडीज फैकल्टी चाहिए, ठीक है, एक इकोनॉमिक्स के लिए फैकल्टी चाहिए, ठीक है, और एक अकाउंट्स के लिए फैकल्टी चाहिए। ठीक है,
ऐसा डिसाइड किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। आया समझ में। अब जैसे कि मैं हूं, आपको अच्छे से पता है कि मैं क्या पढ़ाती हूं, मैं बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूं, ठीक है। अभी हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो हम मेन फोकस देते हैं बिजनेस पे। अब जैसे कि आपको पता है मैं रोज क्लास लेती हूँ बिजनेस की, ठीक है, या फिर हफ्ते में हम बोल सकते हैं 2 क्लासेस तो आती ही है। तो अगर मैं बार बार यही क्लास मतलब बिजनेस ही पढ़ाती रहूंगी तो मैं बिजनेस में माहिर हो जाऊंगी कि नहीं? ऑफ कोर्स हो जाऊंगी। अगर मैं बार बार इकोनॉमिक्स पढ़ाती रहूंगी आपको तो मैं इकोनॉमिक्स में माहिर हो जाऊंगी। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जिसको जो काम दिया जाता है, जब वो बार बार सिर्फ और सिर्फ वही काम कर रहा होता है तो वो उस फील्ड में माहिर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू एक बिजनेस में लोगों के अंदर स्पेशलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। सबको पता है कि उनका किसके साथ क्या रिलेशन है, मतलब उनको किसको जाके जवाब देना है, किसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है, किसको रिपोर्ट देनी है, ये सभी को ऑर्गेनाइजेशन में पता रहता है। एंड ये चीज भी कहां पर डिसाइड की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, ठीक है, कि कौन किसको जाके क्या चीजें बताने वाला है, ठीक है, कौन किसको इंस्ट्रक्ट करने वाला है, कौन किसको कमांड एंड ऑर्डर्स देने वाला है, ठीक है। ये सभी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में देखी जाती हैं। ऑर्गेनाइजिंग एस्टैब्लिशेस द वर्किंग रिलेशनशिप व्हिच क्लैरिफाइज अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पेसिफाई हु इज टू रिपोर्ट टू हुम। सेम वही चीज बोली जा रही है। ऑर्गेनाइजिंग में हमें पता चलता है कि कौन किसको जाके, कौन किसके साथ जाके कम्युनिकेशन करने वाला है, कौन किसको रिपोर्ट देने वाला है, ठीक है। आया समझ में। ईच पर्सन नोज हिज सुपीरियर फ्रॉम होम ही हैज टू टेक ऑर्डर। सबको पता रहेगा कि उसका सुपीरियर कौन है, ठीक है, किसको उस मतलब किससे जाके वो ऑर्डर्स लेने वाला है, सबको ऑर्गेनाइजेशन में पता रहता है। एंड ये कहां पे डिसाइड होता है, ऑर्गेनाइजिंग में ही, ठीक है। दिस रिमूव्स एम्बिग्विटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो इससे क्या होता है, कोई भी एम्बिग्विटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहती, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में अगर सबको पता रहेगा कि किससे उसको ऑर्डर लेने हैं, किसको जाके चीजें इन्फॉर्म करनी है, तो उसको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। आया समझ में। Clarity in superior subordinate relationship help in fixing responsibility and specification of the extent of authority to be exercised by an individual। क्या बोला जा रहा है कि अगर superior subordinate relationship में clarity रहेगी, सबको superior subordinate का मतलब क्या है, जो ये subordinate है ना, ये जो सब ऑर्डिनेट है ये अपने सुपीरियर से जाके इंस्ट्रक्शंस लेगा, ऑर्डर लेगा। एंड कोई भी कंफ्यूजन होती है तो जाके अपने सुपीरियर से ही पूछेगा, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो सुपीरियर है अपने सब ऑर्डिनेट को जाके ही ऑर्डर्स देगा, ठीक है। आया समझ में। तो बोला जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर सुपीरियर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप में क्या रहती है, क्लैरिटी रहती है, तो सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता रहेगा, दोनों को ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता रहेगा। एंड साथ ही में ये जो सुपीरियर है जिसके हाथ में पावर है, उसको ये भी पता रहेगा कि मुझे अपनी पावर का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करना है, एंड मेरे हाथ में किस हद तक, किस एक्सटेंट तक अथॉरिटी है, किस हद तक पावर है, मतलब इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। अगर इससे आगे बात पहुंचती है तो मेरे भी ऊपर जो मैनेजर बैठा है हमें उनके पास जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो हम मतलब कुछ ऑर्डर्स सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं दे सकता अपनी मर्जी से, अब मुझे मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। मेरे पास सिर्फ इतनी ही अथॉरिटी थी, इतनी ही पावर थी, उस हिसाब से मैंने काम करवा लिया, ठीक है। अब उसके आगे का काम जो है मुझे खुद जाकर मैनेजर से पूछना पड़ेगा कि ये काम करवाना है या नहीं करवाना, ठीक है। आया समझ में। तो ये सभी चीजें कहां पर देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी सारी ही रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, अच्छे से रिसोर्सेज यूज होती हैं। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स द ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की बात हो रही है तो रिसोर्सेज में
ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं, ठीक है, जैसे कि लेबर्स हो गया, मैनेजर्स हो गए, सबऑर्डिनेट, ये सब इंसान ही होते हैं। देन उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, मतलब मनी रिलेटेड, है ना। देन उसके बाद मटेरियल रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि मशीन्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल। तो ये सभी मिलकर काम करते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग ये इंश्योर करता है कि सारे ही रिसोर्सेज जो हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजिंग वर्क इज असाइन्ड एज पर एबिलिटी and proper assignment of jobs avoid overlapping of work and also makes possible the best use of resources। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग में जो काम दिया जाता है लोगों को वो उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दिया जाता है, आपको अच्छे से पता है ना। देन उसके बाद जब हम किसी को उनका काम बता देंगे कि आपको ये काम करना है, आपके लिए ये काम सही रहेगा, तो इससे क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देगा, जिससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, ठीक है। एक काम दोबारा से नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? जिससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज का यूज हो पाएगा। अगर ऑर्गेनाइजिंग में किसी को पता ही नहीं है किसको क्या काम करना है, तो वो जो काम ऑलरेडी हो चुका है, हो सकता है शायद से दोबारा जाके वही काम सेम कर दे, तो इससे क्या होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो बोला जा रहा है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू सबको अपने काम के बारे में पता रहता है, जिस वजह से स्पेशलाइजेशन तो होता ही है, साथ में कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क देखने को नहीं मिलता, जिससे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, Avoidance of duplication of work help in preventing confusion and minimizing the wastage of resources and efforts। क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि हमने देखा कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से, जो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलता, जिस वजह से किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहती एंड जो रिसोर्सेज का वेस्टेज है वो भी नहीं होता, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एडेप्टेशन टू चेंज। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। सभी को पता है एक ऑर्गेनाइजेशन तो जो है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करता है, ठीक है। Such an ever-changing environment poses both challenges and opportunities to the business। अब ये जो डायनामिक इन्वायरमेंट है वो बिजनेस के लिए दो चीजें लेके आता है, या तो चैलेंज तो अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। The process of organizing helps the enterprise to adjust itself as per changes in the business environment। क्या बोला जा रहा है, जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है वो एक एंटरप्राइज को हेल्प करती है कि वो चेंजेस के हिसाब से एडजस्ट कर पाए एंड सर्वाइव कर पाए मार्केट में, ठीक है। It allows the organization structure to be suitably modified and revision of interrelationship among managerial level to pave the way for a smooth transition। सेम वही बात बोली जा रही है कि जब नीड लगती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको भी उस हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग की जो प्रोसेस है उसकी हेल्प से हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करता है, तो कभी कुछ भी चेंजेस की जरूरत होती है तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस उस चीज में हेल्प करती है, ठीक है। आया समझ में? ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज सो दैट इट कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ चेंजेस। क्या बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू एंटरप्राइज में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। आया समझ में? जिस वजह से अगर कोई चेंजेस भी आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर लेता है एंड ग्रो भी कर लेता है, ठीक है। आया समझ में? चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ये तो हमने देख लिया कि जो ऑर्गेनाइजिंग है उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि जॉब का क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अगर टेलीकॉलिंग की जॉब है तो उसके नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दे के रखी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपको टेलीकॉलिंग में ये काम करना है। तो ये कहाँ पे होता है? ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में होता है, जिस वजह से
क्लैरिटी रहती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप में, ठीक है। किसकी क्या अथॉरिटी रहने वाली है, कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, ये सभी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आया समझ में। इट हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, जिस वजह से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली और ना ही कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड ब्रिंग्स इफेक्टिवनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोला जा रहा है, अगर सभी को अपने काम के बारे में पता रहेगा, वर्किंग रिलेशन में क्लैरिटी रहेगी, तो सब अपना काम ढंग से करेंगे एंड मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में हमें इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। आया समझ में। तो इसलिए ऑर्गेनाइजिंग की ये एक और इम्पोर्टेंस हमें दे के रखी है। ऑर्गेनाइजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। Organizing stimulates creativity among the managers through the use of delegation of authority। क्या बोला जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो मैनेजर्स के बीच क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि जो मैनेजर्स हैं वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है ना, आपने स्कूल में भी देखा होगा कि जो टीचर्स हैं उनका काम है कि पहले पूरा पैरा रीड आउट करना एंड देन फिर उस पैरा को आपको एक्सप्लेन करना है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टीचर्स बोल देती हैं, किसी भी स्टूडेंट को उठाएंगे एंड बोलेंगे आप इस पैरा को रीड आउट करो, तो वो स्टूडेंट जो है टीचर का काम कर रहा है। यहाँ पर टीचर ने क्या किया, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया। अब टीचर अब जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, उस पैरा को रीड कर रहा है एंड जो मैम है, जो टीचर है, वो सिंपली उसको एक्सप्लेन कर रही है। या फिर आपने देखा होगा टीचर का काम क्या है, अटेंडेंस लेना, कितने स्टूडेंट्स आए हैं, कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टीचर्स अगर टीचर को कुछ और काम है या फिर तबीयत ठीक नहीं है, तो वो किसी स्टूडेंट को या मॉनिटर को बोल देती है कि आप आके अटेंडेंस ले लो, ठीक है। तो ये अथॉरिटी किसके पास थी, टीचर के पास। लेकिन टीचर ने क्या कर दिया है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया है कुछ टाइम तक या थोड़े इस काम के लिए, ठीक है। आया समझ में। एक छोटे से काम के लिए उन्होंने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया है। अब इससे क्या हो रहा है, अब इससे जो है स्टूडेंट को भी फायदा हो रहा है, टीचर को भी फायदा हो रहा है। टीचर को क्या फायदा हो रहा है, जो उनको काम करना है वो कर सकती हैं, जो जरूरी था, ठीक है। एंड स्टूडेंट को क्या फायदा हो रहा है, उसको नई चीजें सीखने को मिल रही है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अगर मैनेजर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है तो मैनेजर जो है और इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दे सकता है एंड साथ में जिसको उसने अथॉरिटी डेलीगेट करी है वो अपने काम में माहिर हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज द मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड बाय असाइनिंग रूटीन जॉब्स टू देयर सबऑर्डिनेट। क्या बोला जा रहा है, अगर अपनी अथॉरिटी को जो मैनेजर्स हैं वो सबऑर्डिनेट को, जो उनके अंडर में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको डेलीगेट कर देंगे तो उनका जो वर्कलोड है, मैनेजर का जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। इट गिव्स देम टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्ट्रैटेजिक इश्यूज एंड एक्सप्लोर न्यू एरियाज फॉर ग्रोथ। क्या बोला जा रहा है, अगर वो अपने काम को डेलीगेट कर देंगे तो उनका वर्कलोड भी कम होगा एंड साथ में वो और भी स्ट्रैटेजिक इश्यूज पे ध्यान दे सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं एंड न्यू आइडियाज जो है बिजनेस की ग्रोथ के लिए डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। It also gives them the opportunity to innovate, which helps to strengthen the company's competitive position। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, मैनेजर्स के दिमाग में इनोवेटिव आइडियाज आते हैं जिसकी हेल्प से अल्टीमेटली कंपनी ही ग्रो करती है, कंपनी को ही फायदा होता है, ठीक है। Delegation also develops the subordinate by giving them the ability to deal effectively with challenges and realizing their full potential। बोला जा रहा है delegation of work करने से, delegation of authority करने से क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आया समझ में। वो काम करना और नए काम करना सीखते हैं एंड साथ ही में उनको अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज होता है, उनके अंदर कितनी क्षमता है, वो किस हद तक कौन सा काम कर सकते हैं, वो भी उनको समझ में आता है। किसको, सबऑर्डिनेट को, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। Organizing process creates favorable condition for expansion and diversification of enterprise by enabling it to deviate from existing norms and taking up new challenges। क्या बोला जा रहा है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है वो ऐसी पॉजिटिव कंडीशंस क्रिएट कर देता है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी ब्रांच खोल सकता है, अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है। मतलब अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहा है एंड एक और प्रोडक्ट वो बनाना चाहता है, वो बिल्कुल बना सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले सिर्फ जियो का फोन था, फिर जियो की सिम लॉन्च हो गई, ऐसे जियो के प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो एक कंपनी अगर सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट बना रही है, फिर उसने सोचा चॉकलेट अच्छी बिक रही है, अब हम स्वीट से रिलेटेड ही कुछ काम खोलते हैं, कैंडीज बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, ठीक है। फिर वो सोचे कि मैं अब बनाता हूँ केक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है कि वो केक बनाना भी स्टार्ट करे, तो वो स्टार्ट कर देगी, ठीक है। आया समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। पहले एक प्रोडक्ट बन रहा था, आप 3-4 प्रोडक्ट उसने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, समझ में आया। एक्सपेंशन मतलब पहले उसकी सिर्फ एक ब्रांच थी, अब उसने सोचा 2-3 और ब्रांचेस खोलनी चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन करना, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एक ऐसी पॉजिटिव कंडीशन क्रिएट करता है जिसके थ्रू जो बिजनेस है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकता है, साथ में डाइवर्सिफाई भी कर सकता है, ठीक है। एंड साथ ही में जो पुराने एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है, नॉर्म्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसमें अगर कुछ चेंजेस लाने हो तो वो भी कर सकता है, ठीक है। Organizing allows a business enterprise to add more job position, departments and even diversify their product lines। सेम बात बोल रही जा रही है कि ऑर्गेनाइजिंग एक बिजनेस एंटरप्राइज को अलाउ करता है कि अगर आपको लग रहा है कि और एम्प्लॉयज को रखना चाहिए और जॉब पोजीशन को बढ़ाना चाहिए, काम बढ़ रहा है और डिपार्टमेंट्स खोलने चाहिए, तो आप बिल्कुल खोल सकते हो। और अगर आपको लग रहा है एक प्रोडक्ट बनाने से हमें बहुत फायदा हो रहा है, तो एक और प्रोडक्ट हम स्टार्ट कर देंगे तो उससे कंपनी को और ज्यादा फायदा होगा, तो आप वो भी कर सकते हो। इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। मतलब जो ऑर्गेनाइजिंग है वो एक्सपैंड करने में एंड एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। New geographical territories can be added to current areas of operation and it will help to increase customer base, sales and profit। क्या बोला जा रहा है कि आप न्यू जियोग्राफिकल टेरिटरीज को भी ऐड कर सकते हो। सपोज कीजिए आप सिर्फ मध्य प्रदेश में प्रोडक्ट बांट रहे थे, आप न्यू दिल्ली में स्टार्ट कर सकते हो, महाराष्ट्र में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? तो इससे क्या होगा, इससे कस्टमर बेस भी इंक्रीज होगा, सेल्स भी इंक्रीज होगी प्रोडक्ट की, एंड साथ में कंपनी को प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। एंड ये सभी चीजें किसके थ्रू होती हैं, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू होती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये क्या था, ये था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है एक बिजनेस में, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।